वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This story provided by Audio Story Network. आपने कहानी के पिछले भाग में सुना, तांत्रिक भैरव विशाल के शरीर से बाहर आ जाते हैं। राज और उसके दोस्त उनके सूक्ष्म शरीर की तरफ देखते ही रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह अपने बारे में बताते, उन्होंने सुरेश के चेहरे के भाव को बदलते हुए देख लिया था। अब देखिए आगे। भैरवनाथ जी ने पास ही रखे सिंदूर को उठने की कोशिश करने लगे, पर अपने सूक्ष्म रूप में होने की वजह से वो उस सिंदूर को नहीं उठा पाए। ये देखकर भूत अंगारा बहुत जोर से हंसा और उड़ता हुआ सीधे कमरे की छत से सर को मार देता है। छत से टकराते ही सुरेश का शरीर एक जोर की आवाज के साथ फर्श पर आकर गिरता है। ठीक इसी समय तांत्रिक भैरवनाथ राज को इशारा करके कुछ कहते हैं और राज फुर्ती से सिंदूर को उठा के सुरेश के माथे पर लगा देता है और साथ ही साथ उसी सिंदूर का घेरा सुरेश के चारों ओर कर देता है। तांत्रिक भैरवनाथ कुछ मंत्र पढ़ते हुए उंगली से इशारा करते हैं और सुरेश के माथे का सिंदूर चमकने लगता है। ठीक वैसा ही सिंदूर के घेरे के साथ होता है। उसी समय एक काला साया उस पूरे कमरे के चक्कर काटने लगता है। जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज आ रही है। वो काली परछाई बार बार सुरेश के पास जाने का प्रयास कर रही है, पर सिंदूर के घेरे के कारण वो सुरेश तक पहुंच नहीं पा रही है। वो काली परछाई और किसी की नहीं बल्कि उसी अंगारा भूत की है, जिसने सुरेश का शरीर तब छोड़ा था जब उसने सुरेश को कमरे की छत से टकराया था। उसके दर्द को देखने और उसकी चीख को सुनने के लिए उसने उसका शरीर छोड़ा था, पर उसी समय भैरवनाथ के इशारे पर राज ने सुरेश के माथे और उसके चारों ओर सिंदूर लगा दिया था, जिसे भैरवनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित कर दिया था। इसी वजह से वो भूत अब सुरेश तक नहीं पहुंच पा रहा और गुस्से में पूरे कमरे में घूम रहा है। एक बार फिर राजतांत्रिक भैरवनाथ के इशारे पर वही सिंदूर सभी के माथे पर लगा देता है और न जाने क्यों पर वो उस सिंदूर को गुलाल की तरह पूरे कमरे में उड़ा भी देता है। अब तो अंगारा भूत की आवाज बहुत ही भयानक हो गई, क्योंकि राज जहां जहां सिंदूर लगाता जा रहा था उसी समय तांत्रिक भैरवनाथ भी उस सिंदूर को अभिमंत्रित करते जा रहे थे, पर उन्हें भी नहीं पता था कि राज उस सिंदूर को कमरे में उड़ा देगा। कुछ देर और अंगारा भूत की डरावनी आवाज आती रही और फिर धीरे धीरे बंद हो गई। अब वहां का वातावरण भी काफी हल्का हो गया था। तांत्रिक भैरवनाथ ने राज से कहा, अभी तो वो भूत चला गया, पर उसे हमेशा के लिए यहाँ से भेजने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर राज, तुम एक बात बताओ कि तुम्हें वो सिंदूर उड़ाने का विचार कहाँ से आया? अगर उससे वो भूत और अधिक उत्तेजित हो जाता तो? भैरवनाथ जी, मुझे नहीं पता, पर मुझे उस समय ऐसा लगा कि शायद इस तरह से हम उसे कमरे से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी अभिमंत्रित सिंदूर था वहां पर वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा अगर पूरे कमरे में ही सिंदूर होगा तो वो शायद निकल जाए, और हुआ भी वही। पर उस समय मैं भूल गया था कि हमारे मदद के लिए जो भूत आया है उसे भी इस बात से परेशानी हो सकती है, राज ने कहा। भैरवनाथ जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा किया, ये बात तो मुझे भी नहीं सूझ पाए, और रही बात उस भूत की, तो वो तो अंगारा के आते ही चला गया था। शायद उसे अंगारा का खौफ तुम लोगों से भी ज्यादा है, पर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। भैरवनाथ जी चेहरे को गंभीर करते हुए बोले, पर वो लौटकर जरूर आएगा, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। वो फिर से आए उसके पहले हमें बहुत से काम करने हैं, जैसे कि मुझे कुछ समय के लिए ध्यान में बैठना होगा, क्योंकि मुझे इसी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए वो सारी शक्तियां भी चाहिए जो मेरे मानव शरीर में थी, वरना हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए मुझे एकांत की आवश्यकता होगी। विशाल वाला कमरा मैं अपने उपयोग में ले रहा हूँ। अब सुबह होने वाली है, तो तुम सब भी थोड़ा आराम कर लो।
वो तुम्हें और मुझे परेशान न करे, इसके लिए मैं इस पूरे घर को अभिमंत्रित कर देता हूँ। राज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राज की सहायता से घर को अभिमंत्रित करके भैरवनाथ जी सभी को कुछ देर आराम करने का कहकर विशाल के कमरे में जाकर ध्यान में लीन हो गए। यहाँ राज, मुकेश और विशाल सुरेश को उसी सुरक्षा घेरे में रहने देते हैं और हॉल में ही लेट जाते हैं। पर नींद किसको आने वाली थी। कुछ देर तक लेते रहने के बाद भी सभी जाग रहे हैं और अपने ऊपर आए इस मुसीबत के बारे में ही सोच रहे हैं। यहाँ अंगारा भूत अब भी घर के पास ही एक पेड़ पर बैठकर सुरक्षा घेरे के कमजोर होने का इंतजार कर रहा है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से न तो कोई पक्षी और न ही कोई जानवर उस ओर आ रहा है। पूरा इलाके में मनहूस और काली परछाई फैली हुई है। इस समय ऐसा लग रहा है मानो आसपास के सभी लोग या तो मर चुके हैं या फिर वहां कोई नहीं रहता। शमशान के जैसा सन्नाटा फैला हुआ है। सिर्फ एक घर के ऊपर इस काली परछाई का कोई असर नहीं है, जहां तांत्रिक भैरवनाथ और वो चारों दोस्त हैं। इस समय राज लेते हुए सोच रहा है कि आखिर किस तरह इस अंगारा भूत से मुक्त हुआ जाए। साथ ही उसका जिज्ञासु मन तांत्रिक भैरवनाथ के बारे में भी जानना चाहता है, क्योंकि राज तांत्रिक भैरवनाथ से बहुत प्रभावित है और जानना चाहता है कि वो आखिर हैं कौन, एक तांत्रिक या अघोरी या एक अघोरी तांत्रिक, और वो 1000 साल से समाधि में क्यों है। सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बजे तांत्रिक भैरवनाथ जी अपने कमरे से निकलते हैं और बाकी सभी को उठाते हैं। राज और बाकी सभी नित्य क्रिया पूरी करके हॉल में जमा हो जाते हैं, पर इस सब में सभी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि एक न एक व्यक्ति सुरेश के पास जरूर मौजूद रहे। अब तांत्रिक भैरवनाथ जी सभी को एक जगह बैठाकर अपनी आगे की योजना के बारे में विस्तार से बताने लगे। भैरवनाथ जी बोले, इतने समय तक ध्यान में रहकर मैं अंगारा को मुक्ति दिलाने और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने लोक में भेजने के लिए किसी उपाय की तलाश कर रहा था, और अंत में मुझे एक अत्यंत प्राचीन और कठिन उपाय पता लगा, और यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस भूत से मुक्त हो सकते हैं। परंतु ये उपाय मैं तुम सबको कहूँ इससे पहले तुम सबको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस रास्ते में जान का जोखिम बहुत अधिक है, पर इसके अलावा कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। तो अब तुम सब बताओ कि क्या तुम सब इस रास्ते पर चल पाओगे, क्योंकि जो इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता उसे मैं ये उपाय नहीं बता सकता। राज तुरंत हाँ में सर हिलाकर भैरवनाथ जी को अपनी सहमति देता है और बाकी सभी को देखता है। विशाल और मुकेश भी उसी तरीके से अपनी सहमति प्रदान करते हैं और भैरवनाथ जी को आगे की योजना विस्तार से कहने के लिए कहते हैं। भैरवनाथ जी बोले, मुझे तुम सब से यही उम्मीद थी। अब क्योंकि तुम सब पूर्ण रूप से इस कार्य के लिए तैयार हो तो सुनो। किन्नर जाति का होने की वजह से अंगारा को अपने जीवन काल में कभी किसी से सम्मान नहीं मिला और न ही कभी किसी ने उसे इज्जत की नजरों से देखा। सिर्फ युवराज दक्ष से उसे वो सब कुछ मिला, पर लोगों ने उसे भी उससे छीन लिया, जिससे उसके मन में गुस्सा और नफरत कूट कूट कर भर गया। और अब इतने सालों बाद उसे एक शरीर मिला है जिससे वो अपने अपमान का बदला भी ले सके और इतने समय से अंदर भड़क रही क्रोध की आग को भी शांत कर सके। हमें युवराज दक्ष की आत्मा को किसी भी तरीके से यहाँ लेकर आना होगा और फिर भूत अंगारा के सामने ले जाना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो अचिंतन की आत्मा अंगारा को अपने साथ लेकर चली जाएगी, पर उसके लिए हमें युवराज दक्ष की कोई न कोई ऐसी चीज की जरूरत होगी जिसे उसने अपने जीवन काल में उपयोग किया हो। इतना कहकर भैरवनाथ जी ने सभी को देखा। राज जैसे तांत्रिक भैरवनाथ जी के शांत होने का ही इंतजार कर रहा था, वो बोला, भैरवनाथ जी आपने जो कहा वो सुनने में तो सरल है, पर वास्तविकता में अगर बात करें तो युवराज दक्ष का उपयोग किया सामान हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि उनके खानदान को खत्म हुए तो सालों हो चुके हैं, और अगर मान लो कि किसी तरह वो मिल भी जाए तो
युवराज दक्ष की आत्मा इतने सालों बाद क्या हमारे बुलाने पर आएगी, और क्या भरोसा कि वो अंगारा भूत को साथ ले जाने में सफल हो पाएगी या नहीं। तांत्रिक भैरवनाथ जी ने राज से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ये आसान नहीं है और इसमें जान का जोखिम भी है, क्योंकि अंगारा कोई आम भूत नहीं है। युवराज दक्ष की किसी वस्तु को पाना भी आसान काम नहीं है। उसके लिए हमें रात के समय में नोएडा किले में जाना होगा, या अगर कहीं और भी जहां पर भी हमें कुछ मिल सके, और अचिंतन के आने के बाद भी अंगारा आसानी से उसके साथ चला जाएगा या नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। इस उपाय में खतरा बहुत अधिक है, पर फिर भी सभी इसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी शाम को नोएडा किले में जाने का तय होता है। ये भी तय होता है कि राज और मुकेश किले में जाएंगे। विशाल सुरेश के साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। भैरवनाथ जी किसी एक भूत को इस घर की सुरक्षा में भी लगा कर जाएंगे। खुद भैरवनाथ जी राज और मुकेश के साथ किले में रहेंगे और युवराज दक्ष की किसी वस्तु की तलाश करेंगे। रात के 11 बजे बज रहे हैं। इस समय नीचे से देखने पर नोएडा किले को साफ साफ देखना बहुत मुश्किल है। राज और मुकेश तारों की बाढ़ को पार करते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। रात ढलती जा रही है। यहाँ से देखने पर किले का नज़ारा बहुत ही भयानक दिख रहा है। आसपास से झींगुर और बहुत से अलग अलग कीट पतंगों की आवाज आ रही है। कभी लगता कि जैसे अभी अभी कोई बिल्कुल सामने से निकला है। पहाड़ के पत्थर और झाड़ियां मिलकर इस तरह से आकर बना लेती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा हो। सच्चाई तभी पता लगती है जब आप उस जगह तक पहुंच जाते हो। कुछ समय तक चलते रहने के बाद अचानक लगा जैसे ठंड बहुत अधिक बढ़ गई है। न सिर्फ बढ़ गई है बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आसमान लाल होने लगा। पूरा किला धुएं के कोहरे में कहीं गुमसा हो गया। आगे क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब राज ने मुकेश को देखा तो वो डर से कांप गया, क्योंकि मुकेश बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा है। उसके कान बहुत बड़े हैं, आंखें पूरी तरह से अंदर धसी हुई हैं, नाक की जगह पर सिर्फ 2 छेद हैं, उसके होंठ नहीं हैं, दांत बहुत नुकीले हैं और बाहर की ओर निकले हुए हैं। न्यू यूजर, अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो इस कहानी के पिछले एपिसोड भी आप जरूर देखें, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। क्या तांत्रिक भैरव युवराज की आत्मा को काबू करने में सफल हो जाएंगे? क्या राज और उसके दोस्तों को अंगारा भूत से बचा पाएंगे तांत्रिक भैरव? आखिर क्या होगा आगे? इस कहानी के सभी एपिसोड को देखें और चैनल को सपोर्ट करें।